ओके बेटा, अब स्टार्ट हम करने जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एवरेजेस का टॉपिक है ये। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बेटा दो तरह की होती है। बेटा एक है हमारे पास मैथमेटिकल और दूसरी है हमारे पास पोजिशनल। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है ना बेटा, ये कहलाती हैं एवरेजेस। मैथमेटिकल एवरेजेस हैं बेटा हमारे पास अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। और इसके हार्मोनिक मीन। इसके बाद बेटा ये जो पोजिशनल एवरेजेस हैं, ये दो हैं हमारे पास। एक है मीडियन और एक है बेटा मॉड। सबसे पहली चीज बेटा कि एवरेज क्या होता है। देखिए बेटा, अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि बेटा आप लोगों के इंटर में मार्क्स कैसे थे, एक क्वेश्चन कर लूँ आप लोगों से, तो आप लोग मुझे दो तरह से आंसर कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि हर आदमी अपने इंडिविजुअल मार्क्स बताना शुरू कर दे। मैंने इतने परसेंट मार्क्स लिए, मैंने इतने परसेंट मार्क्स लिए, मैंने इतने परसेंट मार्क्स लिए, मैंने इतने परसेंट मार्क्स लिए। तो अब मेरे सामने जितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं, लेट्स से 30-40, तो मेरे सामने 30 या 40 फिगर्स आ जाएंगी कि बच्चों ने ये मार्क्स लिए। और आप इस चीज़ को एक और तरीके से भी आंसर कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि जी ऑन एवरेज क्लास ने 70% मार्क्स लिए। तो अब क्या हुआ है, अब आपने एक सिंगल वैल्यू को यूज़ किया है और उसने इस पूरी क्लास का जो परफॉर्मेंस थी उसको सम अप कर दिया एक सिंगल वैल्यू के अंदर। तो उसको हम कहते हैं एवरेज। एवरेज क्या चीज़ होती है? एक सिंगल वैल्यू होती है जो होल सेट ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट कर रही होती है। एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू represents the whole set of data। एवरेज क्या चीज़ है? एक सिंगल वैल्यू है जो होल सेट ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट कर देती है। अच्छा, फिर हमारे पास कितनी टाइप्स की एवरेजेस हैं? दो टाइप्स की, यानी दो कैटेगरीज में डिवाइड हो रही है, मैथमेटिकल एवरेजेस, पोजिशनल एवरेजेस। अच्छा, अब ये जो मैथमेटिकल एवरेजेस हैं, इनको मैथमेटिकल क्यों बोलते हैं? उसकी रीज़न ये है बेटा कि अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, इनको अगर आपने फाइंड आउट करना है तो आपके पास सिर्फ एक तरीका है और वो है फॉर्मूला। यानी फॉर्मूले के अलावा हमारे पास और कोई दूसरा तरीका नहीं है कि हम अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक या हार्मोनिक मीन निकाल सकें। इसलिए हम इनको कहते हैं ये मैथमेटिकल एवरेजेस।
अच्छा, अब ये जो मीडियन और मॉड है इनको हम कहते हैं पोजीशनल एवरेजेस, क्योंकि ये फॉर्मूले से कैलकुलेट भी हो जाती हैं और ग्राफिकली लोकेट भी हो जाती हैं। यानी मीडियन और मॉड को आप ग्राफ से भी उठा सकते हैं। मीडियन जो है उसके लिए हमें कौन सा ग्राफ चाहिए होता है? उसके लिए हमें ग्राफ चाहिए होता है बेटा ओजाइव, और मॉड के लिए हमें ग्राफ चाहिए होता है हिस्टोग्राम। आपने बेटा कल एक क्वेश्चन पूछा था, आपने जी, अगर आपको याद हो, एक क्वेश्चन था उसमें एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज में हिस्टोग्राम बना हुआ था, उसमें आपको वो कुछ लाइंस नज़र आ रही थी, तो मैंने आपसे कहा था कि ये आगे जाके बताऊंगा। तो बेसिकली वो हिस्टोग्राम था। हिस्टोग्राम से जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं मॉड, तो वही आपके सामने आ जाता है, वो भी दिखा देता हूँ आपको कैसे। ये देखें बेटा, ये देखें बेटा, यही था। ठीक है, तो ये देखें, ये जो एक वैल्यू है, एक लाइन उसने यहाँ से ड्रॉ की है और एक इस तरफ वाले रेक्टेंगल से ड्रॉ की है। इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यहाँ से उसने एक लाइन ड्रॉ की है, तो ये लाइन जिस पॉइंट पर आकर यहाँ टच कर रही है, इसको हम कहते हैं ये मॉड है। ठीक है, इस तरीके से हम ग्राफिकली मॉड को लोकेट कर लेते हैं। चलो वापस आते हैं। अच्छा, अब एवरेजेस को, दूसरा क्वेश्चन, एवरेजेस को मेयर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी क्यों कहते हैं? अच्छा, अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे बेटा, जब भी आप किसी भी डाटा सेट के लिए कोई भी एवरेज कैलकुलेट करेंगे, तो वो एवरेज आपको या तो डाटा के सेंटर में मिलेगी या सेंटर के आसपास मिलेगी, इसलिए हम इनको कहते हैं ये मेयर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी है। एवरेजेस have the tendency to move towards the center of the data. That is why they are called measures of central tendency, इसलिए हम इनको मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी फर्स्ट मैथमेटिकल एवरेज, अर्थमेटिक मीन से। ठीक है, अर्थमेटिक मीन या इसको सिंपली मीन भी कहा जाता है, इज ऑब्टेन्ड by dividing the sum of observations by number of observations। अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। नंबर वन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर टू, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अच्छा, अर्थमेटिक मीन सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस।
यानी ऑब्जर्वेशंस का टोटल डिवाइडेड बाय आपके पास कितनी ऑब्जर्वेशंस थी। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अच्छा, अर्थमेटिक मीन के लिए ना हम कुछ सिंबल्स भी यूज करते हैं। एक तो ये है सिंबल म्यू। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस को मैं लिखूंगा समीशन का साइन और एक्स। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को मैं लिखूंगा एन, कैपिटल एन। ये जो फॉर्मूला है ये एक तो है अनग्रुप डाटा के लिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है पॉपुलेशन अर्थमेटिक मीन, यानी पॉपुलेशन का अगर आप अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने जाएंगे तो उसके लिए आप सिंबल कौन सा यूज करेंगे, म्यू। म्यू अगर कहीं पर आपको लिखा हुआ नजर आ जाए तो है तो ये अर्थमेटिक मीन, बट ये किसका अर्थमेटिक मीन है, ये पॉपुलेशन का अर्थमेटिक मीन है, पूरे डाटा का अर्थमेटिक मीन है। अच्छा, इसके बाद एक और सिंबल हम लोग यूज करते हैं और वो है एक्स बार। एक्स बार, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ एक्स अपॉन एन। कैपिटल एन कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन द पॉपुलेशन, और कहीं अगर स्मॉल एन लिखा हुआ है तो इसका मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन द सैंपल। सिर्फ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, कैलकुलेशन का तरीका एक ही है। ऑब्जर्वेशंस का टोटल करें, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करें, ठीक है। और ये दोनों फॉर्मूले जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये दोनों के दोनों फॉर्मूले, नहीं बेटा पॉपुलेशन का मतलब अनग्रुप नहीं होता, पॉपुलेशन का मतलब होता है टोटल डाटा। लेकिन ये जो फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा है ये अनग्रुप, पॉपुलेशन का डाटा जब अनग्रुप फॉर्म में हो तब ये फॉर्मूला लगाएंगे। और ये जो फॉर्मूला है ये है अनग्रुप डाटा सैंपल। जब सैंपल का डाटा अनग्रुप फॉर्म में हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। स्मॉल एन का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन द सैंपल। इसके बाद बेटा, अच्छा अब मैं आपके सामने ग्रुप डाटा का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। अच्छा, अब एक काम ये करेंगे बेटा कि अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है ना, दो सिंबल्स है ना, एक म्यू है या एक्स बार है, तो अब हम कौन सा वाला सिंबल यूज़ करें। तो एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, जब तक किसी क्वेश्चन में ये चीज़ मेंशन ना हो कि ये पॉपुलेशन का डाटा है, मतलब कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो बस हम फिर एक्स बार यूज़ करेंगे। या अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये पॉपुलेशन का डाटा है तो हम म्यू यूज़ करेंगे। तो नॉर्मली अब मैं आगे जब चलूँगा तो मैं एक्स बार ही लिखूँगा, ठीक है। तो एक्स बार इक्वल्स टू सम ऑफ एफ इंटू एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। ये जो फॉर्मूला है ये है ग्रुप डाटा के लिए। अब वो ग्रुप डाटा चाहे पॉपुलेशन का हो या सैंपल का हो, यानी ज़्यादातर हम क्या कर सकते हैं, यूँ लिख लेंगे म्यू इक्वल्स टू सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। बेसिक स्ट्रक्चर एक ही है फॉर्मूले का। म्यू लिख लेंगे तो पॉपुलेशन का मीन है, एक्स बार लिख लेंगे तो सैंपल का मीन है। कैलकुलेशन का स्टाइल भी सेम है, कोई फर्क नहीं है दोनों। हमजा बेटा हमने डिस्कस किया था पॉपुलेशन क्या होती है, सैंपल क्या होता है। सैंपल जो है पॉपुलेशन का एक पार्ट होता है, उसका कुछ हिस्सा। एक्स बार सैंपल मीन, एम ये म्यू, ये पॉपुलेशन नहीं है, ये पॉपुलेशन का मीन है, पॉपुलेशन का मीन। लेकिन अभी आप क्या यूज करने वाले हैं, एक्स बार।
जब तक किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ ना हो कि ये पॉपुलेशन का डाटा। सॉरी, ग्रुप और अनग्रुप हम खुद पहचानेंगे, वो अब मैं आपको बताने लगा हूँ कैसे पता चलेगा। आप लोग याद करें, हमने जो है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में जाकर टेबल्स बनाए थे, याद है? टेबल्स बनाने से पहले एक डाटा मौजूद था, तो था ना हमारे पास डाटा, नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज वर्किंग इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ कमर्शियल बैंक, याद है? जिसको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट किया था हमने। तो वहाँ पर आपके सामने पहले डाटा 69 ऑब्जर्वेशन आपके सामने ऐसी लिखी हुई थी, 2, 4 इस तरह से कुछ वैल्यूज़ मौजूद थी। वो सब का सब अनग्रुप डाटा होता है, और उसके बाद उसको हमने ग्रुप डाटा में कन्वर्ट किया था, जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी मिली थी। अब मैं आपके सामने 1 बाय 1 बनाने लगा हूँ, ये देखें। तो डाटा जो है आपके पास आएगा 3 फॉर्म्स में। या तो होगा अनग्रुप, यानी फॉर एग्जांपल मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन मंथली एग्जाम्स, लेट्स से आउट ऑफ 100 है तो 70, 69, 52, 74 एंड 81, ये आपके सामने एक डाटा। इस टाइप ऑफ डाटा को हम कहेंगे ये अनग्रुप डाटा है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। इसके कंपैरिजन में हमारे पास ग्रुप डाटा होता है। अच्छा, ग्रुप डाटा में फिर हमारे पास 2 चीज़ें हैं। एक है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है, अच्छा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डाटा कुछ इस टाइप का होगा, यानी इस तरह से आपको नज़र आएगा, x और f की फॉर्म में, x और f की फॉर्म में डाटा आपको नज़र आएगा। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर है 1, 3, 4, 5, इसके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी है 2, 5, 4, 3। इसी के बाद आपको कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ पर आपको क्लासेस नज़र आएंगी। जैसे हमने जो बनाया था वो मार्क्स का डाटा था, अगर आपको याद हो। (10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59। लेट्स से इसकी फ्रीक्वेंसी है 2, 4, 8, 7, 1। तो ये डाटा जब भी आपके सामने आएगा ये 3 फॉर्म्स ही होंगी। जब हम कहेंगे अनग्रुप डाटा है तो कुछ इस किस्म की वैल्यूज़ गिवन होगी। जब हम कहेंगे ग्रुप है तो फिर ग्रुप में 2 है, या डिस्क्रीट है या फिर कंटिन्यूस है। लेकिन अनग्रुप को ग्रुप में उस वक्त कन्वर्ट करते हैं जब नंबर ऑफ वैल्यूज ज़्यादा हों। 2, 4, 5 के लिए तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको डाटा आप समझ में आ गया कि हमारे सामने जब क्वेश्चन आएगा तो जब मैं कहता हूँ अनग्रुप तो उसका मतलब क्या है, और जब मैं ग्रुप कह रहा हूँ तो ग्रुप के अंदर फिर उसमें 2 चीज़ें हैं, डिस्क्रीट है तो क्या है, कंटिन्यूस है तो क्या है। अब इसको आप पहचान लेंगे। ओके, इसका मतलब है यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं सम ऑफ x अपॉन n, और इन दोनों केसेस में हम यूज़ करने वाले हैं सम ऑफ f(x) डिवाइडेड बाय सम ऑफ f। जी बेटा, इसको भी वही बोलते हैं।
इसको हम कंटिन्यूस में कन्वर्ट कर लेते होते हैं जब ज़रूरत पड़ती है तो। लेकिन जब मीन का केस होता है तो उसके लिए हमें चाहिए होते हैं मिड पॉइंट्स, और मिड पॉइंट्स हमें उससे भी मिल जाते हैं, क्लास लिमिट से भी मिल जाते हैं, क्लास बाउंड्री से भी मिलते हैं, और दोनों का आंसर सेम आता है, इसलिए हमारा काम चल जाता है। ठीक है, मीन के लिए ज़रूरत नहीं होती। मीन यानी ये जितनी भी मैथमेटिकल एवरेजेस है ना, इनके लिए डाटा को कंटिन्यूस बनाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसके लिए हमें मिड पॉइंट चाहिए, और मिड पॉइंट क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्री से सेम आता है। बना ले तो फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, जी जी, दोनों मीन के हैं, वो अनग्रुप के लिए है, वो ग्रुप के लिए है, और ग्रुप के दोनों केसेस के लिए सेम है। सॉरी, देखें अर्थमेटिक मीन को अगर आपने सिंबॉलिकली किसी को दिखाना हो तो फिर हमारे पास दो सिंबल्स हैं, एक एक्स बार है और एक म्यू है। जब हम कहते हैं म्यू तो इसका मतलब है हम अर्थमेटिक मीन बता रहे हैं पॉपुलेशन का, है अर्थमेटिक मीन। और जब हम कहते हैं एक्स बार तो अब हम अर्थमेटिक मीन की बात कर रहे हैं उस पॉपुलेशन से निकले हुए एक पार्ट की जिसको हम सैंपल कहते हैं, उस सैंपल का मीन। देखिए ग्रुप और अनग्रुप तो है ना कि वो पॉपुलेशन भी अनग्रुप फॉर्म में हो सकती है, पॉपुलेशन ग्रुप फॉर्म में भी हो सकती है। सैंपल जो है वो अनग्रुप फॉर्म में भी हो सकता है, सैंपल ग्रुप फॉर्म में भी हो सकता है। अच्छा, अनग्रुप फॉर्म में हम नॉर्मली उस वक्त डाटा को रखते हैं जब उसकी ऑब्जर्वेशंस कम हो, तो फिर अनग्रुप में भी हमारा काम चल जाता है। लेकिन अगर हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बहुत ज़्यादा हो तो फिर अनग्रुप के तौर पे चलने में हमें ज़्यादा मुश्किल होती है, इसलिए हम उसको ग्रुप में कन्वर्ट कर लेते हैं। होती नहीं, हो सकती है। जी जी, नहीं ग्रुप नहीं, पॉपुलेशन होगा। देखें यूँ समझें मेरी बात सुनो। सबसे पहली बात ये है कि आप ये देखेंगे कि डाटा पॉपुलेशन का है या सैंपल का है। अब आप बताएं कौन सा है, कोई भी नाम ले, पॉपुलेशन का डाटा है। अब उसके बाद इसके लिए सिंबल कौन सा यूज़ करें, म्यू। अब दूसरी चीज़, ये पॉपुलेशन का डाटा है, किस फॉर्म में पड़ा हुआ है। अगर अनग्रुप में पड़ा हुआ है तो फिर सम ऑफ एक्स अपॉन एन है, और अगर ग्रुप फॉर्म में पड़ा हुआ है तो सम ऑफ एफ एक्स अपॉन सम ऑफ एफ एक्स, ये मतलब है। ठीक है, जूम आउट करो बेटा, ऐसे मेरा बेटा। अभी लगाना शुरू कर रहे हैं सामने। अनग्रुप में ये लगाएंगे ना बेटा, ये लिखा हुआ है ऊपर, ये देखें। किस में अनग्रुप कैसे हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी है तो ग्रुप है ना मेरा बेटा। जिस डाटा में फ्रीक्वेंसी गिवन होगी वो ग्रुप डाटा कहलाएगा, उसके लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब वो चाहे इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में हो, नहीं गिवन होगी तो अनग्रुप होगा, फिर ये वाला लगाएंगे। जब फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होगी तो फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे ना बेटा, ये वाला, ये वाला। ठीक है, चलें अब इसकी कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। तो जो सबसे पहला डाटा था हमारे पास ये वाला, अगर हमसे ये पूछा जाए ये क्या चीज़ है, मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स हैं। अगर वो आपसे कहता है जी एवरेज मार्क्स बताएं स्टूडेंट्स के, डिवाइड बाय n कर देंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ x 70 प्लस 69 52 74 81, इन सबको हम करेंगे ऐड, और ये कितनी ऑब्जर्वेशन है बेटा, 1 2 3 4 5, तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे। बोलो 69, पहले सम बता दो यार, फिर इनको कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। टोटल बताओ। हाँ
346 डिवाइडेड बाय 5, एक्स बार की वैल्यू अब आप बताओ बेटा। 69.2। ये बेटा हमने अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर लिया है फॉर अनग्रुप डाटा, ठीक है। फ्रैक्शन में मतलब नहीं, इस तरह से पॉइंट्स। ओके, अब हम बेटा अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने जा रहे हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डाटा हमारे पास किस फॉर्म में होगा बेटा? एक्स और एफ की फॉर्म में होगा। लेट्स से हमारे पास ऑब्जर्वेशन हैं 1, 2, 4, 5, 7 और 9, ये ऑब्जर्वेशन हैं। लेट्स से इसकी फ्रीक्वेंसी है 4, 5, 9, 12, 7 एंड 2। और अब वो हमसे कहता है कि जिसका अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। ये फॉर्मूला क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि ये ग्रुप डाटा था। ग्रुप डाटा कैसे पहचानते हैं? क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो अब मुझे एक कॉलम कैलकुलेट करना है f इंटू एक्स का, f मल्टीप्लाइड बाय x। मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ लिखता जाऊंगा। 1 टाइम्स 4, 2 टाइम्स 5, 4 टाइम्स 9, हाँ 36, 5 टाइम्स 12, 7 टाइम्स 7 और 9 टाइम्स 2। और अब मुझे बेटा दो टोटल्स चाहिए। एक मुझे चाहिए सम ऑफ f इंटू एक्स और एक मुझे टोटल चाहिए सम ऑफ f, यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल। ये दोनों टोटल मुझे बताओ बेटा। f इंटू एक्स है बेटा, f मल्टीप्लाइड बाय x, और f का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है बेटा। 177 एंड 39। बेटा कैलकुलेटर कहाँ है आप सब लोगों के? उसने मतलब आप लोगों के लिए कोई जिम्मेदारी ली हुई है कि वो आपको कैलकुलेट करके बताएगी और आप छापते रहोगे बैठ के, या आप लोगों को उसकी कैलकुलेशन पे इतना एतबार है कि जो बोल देगी लिख दोगे पकड़ के? कमाल है बेटा, मुझे तो पता नहीं था तुम्हारी इतनी वैल्यू है क्लास में। सब यकीन करते हैं तुम्हारी कैलकुलेशन पे। 177 डिवाइडेड बाय जी 4.53, ये हमने एवरेज कैलकुलेट कर लिया। ये कौन सा डाटा है? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर लिया। इसकी कैलकुलेशन में कोई इशू बेटा? खुद कैलकुलेशन की हो तो इशू आएगा ना, सारा कुछ तो उसने बताया। चले, इसके बाद बेटा अरिथमेटिक मीन ग्रुप डाटा। अरिथमेटिक मीन फॉर continuous frequency distribution। continuous frequency distribution, जो हमने डाटा लिखा था उस वक्त मार्क्स वाला, (10 to 19)
29, 39, 59 to 79। फ्रीक्वेंसी याद है बेटा, आप लोगों ने बनाई थी उसे, बोलो। 2 4 8 7 1। बेटा मैं ये नहीं कह रहा, जो पहले बनाई थी आप लोगों ने, क्या हो गया आप लोगों को? बेटा मेरी क्लास में आने से पहले ना चाय कॉफ़ी शॉफ़ी पी कर आया करो। 2 4 16 8 और 3, यही था। अच्छा, फॉर्मूला देखेंगे बेटा इसका, सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। तो अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे। तो पहला मिड पॉइंट कैसे निकलेगा बेटा, 10 + 19 डिवाइडेड बाय 2 14.5, 24.5, 44.5, 54.5 और लास्टली 74.5। तो अब अगर आप इस डाटा को देखें तो ये वही एफ और एक्स बन चुका है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला। उसी तरह एक कॉलम कैलकुलेट करेंगे एफ इंटू एक्स का, तो एफ टाइम्स एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स 14.5, 4 टाइम्स 24.5, 7 टाइम्स 34.5, 241.5, 10 times 44.5, 16 times 54.5, 872, 8 times 64.5, 516, 3 times 74.5, 223.5। और अब मुझे दो टोटल चाहिए, एक मुझे एफ एक्स का टोटल चाहिए और दूसरा मुझे टोटल चाहिए एफ का। जी ये आ रहा है बेटा 2425 और ये है 50, ऐसा ही है। 2425 डिवाइडेड बाय 50, 48.5 मार्क्स। फोर्टी 40.49 नहीं है बेटा बिलाल, 48.5 है। अच्छा बेटा, अब यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन है आप लोगों से, थोड़ा फोकस करना है आप लोगों ने। और ये जो मैं आपसे बात करने लगा हूँ ये क्वेश्चंस होते हैं, ये पूछे जाते हैं वहाँ पे। तो अब आपने थोड़ा समझना है मेरी बात को। पहले मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, आप कोशिश करें उसको आंसर करने की कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ है बेटा कि जब हमारे पास कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें हमारे पास डाटा एक रेंज की फॉर्म में गिवन होता है, जैसे यहाँ पर है 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39 और उसके अगेंस्ट उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हम मिड पॉइंट क्यों निकालते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ रही है। एक वक्त में एक बंदा आंसर करे, जो आंसर करना चाहे जरा आप खड़ा करें, मैं उससे पूछ लूँगा। जी बोले। ताकि एफ एक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकें। वाह जी, हाँ हाँ बोलो बेटा, कुछ नहीं।
ओके ठीक है, तो एवरेज तो हम निकाल रहे हैं ना, इस मिड पॉइंट क्यों निकाल, जी आप हिस्टोग्राम। अभी मैंने कहा कि अर्थमेटिक मीन जो है वो मैथमेटिकल एवरेज है, उसका ग्राफ से कोई ताल्लुक नहीं है। आप नज़दीक नज़दीक ज़रूर घूम रहे हो उसके, लेकिन असल बात पे आए नहीं हो, लेकिन उसके करीब से होकर निकल गए, यूँ आगे ना यूँ साइड में निकल गए, छोटा सा रॉन्ग कट ले लिया, करीब आ गए थे आप उसके। जी कोई ऐड करना चाहे, आप अपनी बात को रिपीट करो ज़रा, शायद कोई और पकड़ ले। जैसे हमारे पास कोई बाउंड्री अगर हम ले रहे हैं जैसे 20 से 29, तो उसमें बहुत सारे बच्चों के किसी ने 22 लिया होगा, किसी ने 27 लिया होगा, बीच में क्यों? हाँ देखो मेरा बेटा, मैं बताता हूँ, हम जरा ना फॉर्मूले पे चलते हैं। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या था? सिंबॉलिक नहीं चाहिए, जो इन वर्ड्स मैंने लिखा था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यही है। अच्छा, मैं अगर आपसे कहूँ कि बेटा इस डाटा का एवरेज निकालो, किसी भी डाटा का, तो आप मुझसे क्या कहेंगे? सर ऑब्जर्वेशंस बताएं, ऑब्जर्वेशंस बताएं, हम आपको ऐड करके n से डिवाइड करके मीन निकाल देंगे। अब सवाल ये है कि ये जो पहला मेरे पास रेंज बनी हुई है 10 to 19, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? इसका मतलब है 10 और 19 के बिटवीन दो ऑब्जर्वेशंस थी, 20 और 29 के बिटवीन 4 ऑब्जर्वेशंस थी। लेकिन असल मसला ये है कि हमें पता नहीं कि वो ऑब्जर्वेशन थी कौन सी, नहीं पता ना। इस वक्त तो हम नहीं देख के बता सकते। हाँ, जिस डाटा से हमने ये बनाया था, अगर वो डाटा हमारे सामने पड़ा हो तो फिर हम दोबारा जाके चेक कर सकते हैं। जिस तरह हमने टैली बनाई थी, तो वहाँ पे हम जाके देख लेंगे कि ये वैल्यू आई थी इसके दरमियान में और ये वैल्यू आई थी। आपके पास ये है बेटा, जरा दिखाना ये। मैं बता रहा हूँ, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। थैंक यू बेटा। ये जो मैंने आपको पहले हैंड आउट भेजा था, ठीक है, इस हैंड आउट में जाकर जब आप देखेंगे, ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला पेज, ये वाला, ठीक है। अब जब यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको नज़र आएगा 10 और 19 के बिटवीन वाली ऑब्जर्वेशन ढूंढते हैं ज़रा। तो पहली ऑब्जर्वेशन जो मुझे मिल रही है वो है 15। जब डाटा में कहीं 15 आया था, आपने उसको वहाँ क्रॉस किया था और 10 और 19 के बिटवीन एक लाइन लगाई थी। उसके बाद आगे चलें तो फिर दूसरी वैल्यू जो मुझे यहाँ मिल रही है और वो है 12। एक वैल्यू मुझे मिली है 12 और एक वैल्यू मुझे मिली है 15। ये दो वैल्यूज़ जब आई थी तो उस वक्त हमने उसको वहाँ क्रॉस किया था और 10 और 19 के बिटवीन दो लाइंस लगा दी थी और उसके बाद हमने उसको काउंट करके उसके आगे 2 लिख दिया था। तो जब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना चाहिए तो उस वक्त मुझे किसको ऐड करना चाहिए? 12 और 15 को। लेकिन वो तो मेरे सामने यहाँ थी नहीं। तो प्रॉब्लम क्या होता है बेटा, यानी जब हम अनग्रुप डाटा को ग्रुप डाटा में कन्वर्ट कर लेते हैं तो अब ओरिजिनल डाटा तो हो गया साइड पर। सबसे अच्छा आदमी है ये। कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू। ओरिजिनल डाटा हो गया साइड पर। अब हमें नहीं पता कि 10 और 19 के बिटवीन वो जो दो ऑब्जर्वेशंस थी वो कौन सी थी। तो अब हम कहाँ से वैल्यूज़ लाएं और उनको ऐड करें? तो फिर हम कुछ चीज़ें सपोज करते हैं। हम क्या करते हैं, 10 और 19 का लेते हैं एवरेज। एवरेज बना 14.5 और फिर हमने ये चीज़ सपोज कर ली कि वो दोनों की दोनों ऑब्जर्वेशंस 14.5 थी। तो 14.5 प्लस 14.5 29, वही लिखा हुआ है आपने। तो इसलिए बेटा मेरी बात याद रखना, अगर हो आपके पास ओरिजिनल डाटा, यानी ये अब जाकर आप ज़रा देखना दोबारा इस डाटा को, मेरी बात सुन रहे हो? ये आपके पास सॉफ्ट कॉपी में मौजूद है। ये जो ऊपर वैल्यूज़ लिखी हुई हैं जिनसे हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी, आप इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करना और 50 से डिवाइड करना और फिर चेक करना कि क्या आपका आंसर 48.5 आता है। आपका आंसर ये नहीं आएगा, इसलिए कि वहां पर आपने एक्चुअल वैल्यूज को ऐड किया हुआ है, क्योंकि वहां पर आपने एक्चुअल वैल्यूज को ऐड करके n से डिवाइड किया है।
यहाँ पर आप मिड पॉइंट्स को लेकर काम चला रहे हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे कि भाई ये तो जब एक्चुअल डाटा हट गया तो फिर ये हमने काम क्यों किया? तो बेटा याद रखना, हर काम करने के कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के एडवांटेजेस इतने ज़्यादा हैं कि हम इस किस्म की छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत आंसर आगे पीछे आएगा ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में जो आंसर्स हैं वो ऑन द एवरेज ट्रू होते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी अब आपको अगर जब भी आप किसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से कोई भी एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो वो एस्टिमेटेड वैल्यू होगी, वो एक्चुअल नहीं होती। यानी ये जो हमने 48.5 निकाली है, ये एक्चुअल मीन नहीं है इस डाटा का, ये एस्टिमेटेड मीन है। एक्चुअल मीन कहाँ से मिलेगा? जब ये असल वैल्यूज़ को हम ऐड करके डिवाइड करेंगे। समझ में आ रही बात बेटा? तो ग्रुप डाटा से हमेशा एस्टिमेटेड वैल्यूज़ मिलती हैं, अनग्रुप डाटा से आपको एक्चुअल मीन मिलता है। तो ये जैसे कि बहुत सारे और अनग्रुप का अलग आएगा। नहीं, ऐसा नहीं करेगा। जी जी, इसको एवरेज ही बोलते हैं। वैसे तो ये सारी ही एवरेजेस होती हैं, लेकिन अर्थमेटिक मीन का दूसरा नाम होता है मीन, एवरेज नहीं, मीन। अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं और सिंपली मीन भी कहते हैं। यानी अगर कहीं पर सिर्फ मीन लिखा हुआ है तो इसका मतलब अर्थमेटिक मीन है, ये इसका मतलब होता है। ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया बेटा कि हम मिड पॉइंट क्यों निकालते हैं? क्योंकि हमारे पास एक्चुअल डाटा नहीं होता। एक्चुअल डाटा नहीं होता तो हम अज्यूम करते हैं कि ये सारी की सारी वैल्यूज मिड पॉइंट के इक्वल है। यानी यहाँ पर भी अब हमने मान लिया कि ये चारों की चारों वैल्यूज सब की सब 24.5 है। अब एक दूसरा क्वेश्चन भी पूछूंगा, चाय पी लो। ये बताओ बेटा, अर्थमेटिक मीन का बेसिक फॉर्मूला क्या लिखा था हमने? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए आप ऑब्जर्वेशंस को ऐड करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं? तो आप मल्टीप्लाई क्यों कर रहे थे? फिर फ्रीक्वेंसी है तो बेटा मेरा क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? आपने कहा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ऐड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे? एफएक्स क्या होता है? मल्टीप्लाई करने से, दोबारा समझाओ इन बच्चों को, इन लोगों ने कभी मैथ्स नहीं पढ़ी जिंदगी में। देखो मेरा बेटा, 14.5 प्लस 14.5 इक्वल्स टू 29, 2 मल्टीप्लाइड बाय 14.5। बेटा जब मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तब भी ऐड ही कर रहे होते हैं। हैं? क्या गलत नहीं? क्या नहीं कर सकते? मैंने कब कहा ऐड नहीं कर सकते? मैंने कहा ऐड क्यों किए आप? मैंने कहा हमें तो ऐड करना था, आप मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? मेरा क्वेश्चन ये था। आपने कहा ना सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो जब ऑब्जर्वेशंस का सम चाहिए तो आप ऐड करेंगे, तो मैंने कहा फिर आप मल्टीप्लाई क्यों कर रहे थे? बेसिकली मल्टीप्लाई करने से भी हमें वही चीज़ मिल रही होती है। यानी यहाँ पर अब आप ये देखें ना, 34.5 7 टाइम्स है। 34.5 को 7 टाइम्स लिखकर ऐड करें या 7 से मल्टीप्लाई कर दें, सेम आता है। तो बेसिकली आप वही काम कर रहे हैं। ये पॉइंट्स क्लियर हुए बेटा आप लोगों को? अर्थमेटिक मीन की बेसिक कैलकुलेशन में कोई इशू? इससे आगे चल सकते हैं। अच्छा, अब अर्थमेटिक मीन जो है ना बेटा, इसकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा मुझे जरा 1 मिनट देना, एक कॉल आ रही है बड़ी इंपॉर्टेंट।
अच्छा तुम क्या कह रहे थे? हाँ, अब उसके बाद बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। बेसिक कैलकुलेशन पे भी आते हैं और अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज के ऊपर भी आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन, इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम their mean is 0. Sum of deviations of observations from their mean is 0. इसी चीज़ को हम सिंबॉलिकली कुछ यूँ लिखते हैं, सम ऑफ x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू 0। जब हम यूँ लिखते हैं ना बेटा, x माइनस एक्स बार, इसको हम कहते हैं डेविएशन फ्रॉम मीन। इसको क्या बोलते हैं? डेविएशन फ्रॉम मीन। अगर मैं यहाँ इसको यूँ लिखूँ x माइनस 4, तो मैं इसको लिखूँगा डेविएशन फ्रॉम 4, यानी स्टेटमेंट को इस तरह से पढ़ा जाता है। उसके बाद ये जो साइन है ये वाला, इसको कहते हैं सम। तो अब ये बन जाता है सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन। तो सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन जो है ना, ये हमेशा क्या होता है? 0, हमेशा 0 आएगा। इसको चेक कर लेते हैं। लेट से हमारे पास ये ऑब्जर्वेशंस हैं, टू, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, सबसे पहले इसका मीन निकाल लेते हैं बेटा। तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? ऑब्जर्वेशंस का टोटल कितना है? आप ही बताओ बेटा, बाकी तो सब आप पे बैठे हुए हैं। आप बताओगे तो उनके मुंह से आवाज़ निकलेगी। हाँ, 30। यहाँ पे मीन निकाल लेते हैं बेटा। 30 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, 1, 2, 3, 4, 5। तो मीन की वैल्यू आ रही है बेटा 6। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? x में से किसको माइनस करेंगे? 6 को। 5 किया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5 है ना। x माइनस 6 करेंगे तो पहली वैल्यू थी x की 2, 2 माइनस 6 क्या आएगा बेटा? दूसरी वैल्यू है 4, 4 माइनस 6, 6 माइनस 6, 8 माइनस 6 और 10 माइनस 6। यहाँ पे बेटा सम ऑफ x माइनस 6 इक्वल्स टू, आप इसके अलावा भी कोई डाटा ले लें, कोई भी डाटा ले लें। मैंने ये नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10 लिए, आपका जो दिल चाहे ले लें। उन ऑब्जर्वेशंस का मीन निकालें और फिर हर ऑब्जर्वेशन में से उस मीन को माइनस करें। जो आंसर आए उसको एट द एंड टोटल कर लें। आपका सम हमेशा 0 आएगा। आपका सम हमेशा 0 आएगा बेटा। किस x की किसी वैल्यू में से जब हम कोई चीज़ माइनस करते हैं तो हम कहते हैं ये डेविएशन है, उससे कितना डेविएट कर रही है। डिफरेंस यानी उससे कितना दूर है। हम कहते हैं ये बंदा डेविएट कर गया, इस बात से हट गया इससे, तो मीन से कितना दूर है। तो ये प्रॉपर्टी हमें ये बता रही है बेटा
कि अगर आपने मीन को यूज़ किया है डेविएशन के लिए तो सम ज़ीरो आएगा। इसका मतलब है मीन के अलावा अगर कोई वैल्यू होगी तो सम ज़ीरो नहीं आना चाहिए, यही मतलब हुआ। चेक कर लेते हैं। तो एक वैल्यू मीन से पहले ले लेते हैं, एक वैल्यू मीन के बाद लेके चेक कर लेते हैं तो उसका सम ज़ीरो आता या नहीं आता। तो एक वैल्यू ले लेते हैं बेटा हम, एक ले लेते हैं x-2 और एक ले लेते हैं x-10, यानी एक वैल्यू मीन से पहले ले ली, एक वैल्यू मीन के बाद ले ली। आप इसके अलावा भी कोई चाहे तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बेटा 2 - 2 0, 4 - 2, 6 - 2, 8 - 2 और 10 - 2। सम ऑफ x-2 इक्वल्स टू 20। ज़ीरो नहीं आया। दूसरा चेक कर लें, 2 - 10 -8, 4 - 10, 6 - 8 - 10 और 0। तो सम ऑफ x-10 इक्वल्स टू -20। ज़ीरो नहीं आ रहा। ज़ीरो कब आएगा? जब मीन होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है बच्चों के जहन में कि सर अगर इसका क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो मिसाल के तौर पे कैसे पूछ सकता है। देखो, for a set of observations, sum of x-2 equals to 20, sum of x-6 equals to 0, sum of x-10 equals to -20. फाइंड x बार। ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अच्छा, अब आप लोगों को ये सबसे पहले अब इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, अब जरा लिखना छोड़ के मेरी बात सुनो। क्वेश्चन में पूछ रहा है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन देने के बाद कभी ये हो सकता है कि वो आपको पूरा डाटा दे दे इस तरह का, फिर हम क्वेश्चन को किसी और तरीके से देखेंगे। अरिथमेटिक मीन पूछ रहा है लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ इस किस्म के एक्सप्रेशंस दे रहा है। तो जब इसका मतलब ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन, ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। तो अब मेरा ध्यान जाना चाहिए अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज की तरफ। अच्छा, अरिथमेटिक मीन की सबसे पहली प्रॉपर्टी मुझे ये बताती है कि अगर हम डेविएशन के लिए अरिथमेटिक मीन को यूज़ करेंगे तो उन डेविएशंस का सम ज़ीरो आएगा। तो डेविएशंस का सम मुझे ज़ीरो कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो कुछ लिखा हुआ है वो मीन है, क्योंकि डेविएशंस का सम ज़ीरो उस वक्त आता है जब डेविएशंस फ्रॉम मीन हो। तो इसलिए मेरा आंसर होगा 6। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बस, हेलो, ठीक है। नवंबर में तो नहीं, अभी तक सिर्फ एक ही क्लास हुई। हाँ बिल्कुल, हाँ करवाई जा सकती है, कोई मसला नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा। कब का कब देने? पूरे हफ्ते का? उसमें अभी अब बाद में मैं क्लास से फ्री होकर आता हूँ तो मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। इसकी सवा क्लास खत्म हो गई। क्लास कितने बजे तक है? कुछ बच्चों की 12:30 ख़त्म होने वाली है मेरे हाथों। कुछ बाद में आप फ्री होकर कॉल करते हैं, ठीक है? अरे 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 ये क्या कर रहा है बच्चा ये?
कार्रवाई शुरू कर दी थी, शुक्र रुक गया। लाइन लगाई बच्चे ने, घर से बैठ के खेलते रहते हैं। बेटा ये समझ में आया क्वेश्चन आपको? कोई अब किस तरह से क्वेश्चन आएगा ये पता चल गया? अच्छा आपकी क्लास कितने बजे खत्म होगी? 12:30 कर देंगे यार, अगर इतने तंग बैठे हो तो हैं? तो अभी तो मैं आपको एक बात बताऊँ, देखो एक तो ये है कि आप लोग ना, मुझे नहीं पता पहले आप लोगों का पढ़ने का क्या स्टाइल रहा है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ कि सीए में ना छुट्टी का कोई तस्वुर नहीं, बाकी सब कुछ है, छुट्टी नहीं मिलती, छुट्टी वुट्टी नहीं मिलती। मैं उसकी एक रीज़न बता दूँ आपको ऐसा क्यों है। देखो बेटा, हम सिर्फ पढ़ाते हैं, पेपर हमने नहीं लेना होता, वो आई कैप लेता है। अच्छा आई कैप एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी मखलूक का नाम है जो किसी की नहीं सुनता। वो अपने आप को ना पाकिस्तान में, यहाँ पे पाकिस्तान में सिर्फ 2 ही बदमाश हैं, एक का नाम इस्टेब्लिशमेंट है और एक का नाम आई कैप है। दोनों अपनी अपनी जगह बदमाश हैं। ये लोग किसी की सुनते नहीं हैं, ये कहते हैं कि बस, मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि इनके साथ एक दफ़ा क्या मिसहैप हुआ। आप लोगों को कोरोना का टाइम याद होगा, इनके पेपर्स ना कभी कैंसिल नहीं होते। यानी कराची यूनिवर्सिटी नहीं है कि यहाँ पे किसी ने आके यूँ किया और छुट्टी कर दो, बच्चों को घर भेज दो, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। 2 वाक़यात सुना देता हूँ। एक दफ़ा इकनॉमिक्स का पेपर था कराची में, और उस वक्त कराची के हालात बहुत ख़राब थे। आपको पता होगा, एक भाई बैठे होते थे लंदन में, उनकी तबीयत जब ख़राब होती थी ना तो वो कहते थे कराची बंद कर दो, वो कराची बंद करवा दिया करते थे। तो अगले दिन पेपर था इकनॉमिक्स का, शाम को भाई की तबीयत ख़राब हो गई, तो कराची बंद कर दो, और लिटरली पूरा शहर जल रहा था। अगले दिन जगह जगह मिनी बसों को आग लगी हुई, पूरा शहर ऐसे मतलब वीरान पड़ा हुआ था। उस दिन आई कैप का पेपर था इकनॉमिक्स का, आई कैप ने अपना पेपर ले लिया था। उसने कहा जो आ सकता है आ जाए, जो नहीं आ सकता अगली अटेम्प्ट में पेपर दे, हम पेपर आगे लेके नहीं जाएंगे। भाई से भी बड़े बदमाश थे। अब जब उसने अपने टाइम पे पेपर लेना है और आगे नहीं जाना, तो हमें सब चीज़ें टाइम पे ख़त्म करनी है। तो फिर इसलिए कोई छुट्टी वुट्टी नहीं, ना कोई संडे है हमारी ज़िंदगी के अंदर। ये बेटा अगर 9-10 मुहर्रम को सिग्नल चल रहे हो और थोड़े से रास्ते खुले हो तो उस दिन भी क्लास लगाएंगे, ईद वाले दिन भी बुला लेते हैं। छुट्टी कहाँ होती है इस्लाम में? कौन सी छुट्टी मिल जाती है, ज़बरदस्ती दे देते हैं, जो होती नहीं है। बात समझ लो मेरी बात। और दूसरा इनके साथ हुआ कोरोना के टाइम पे। अब मैं इनकी बदमाशी तुम्हें बताने लगा, ये कितने बड़े बदमाश हैं, ये किसी की नहीं सुनते। कोरोना के टाइम पे पूरी दुनिया बंद हो गई, और उस वक्त एक चला कि जी आप ऑनलाइन पेपर ले लें। इन्होंने कहा नहीं जी हम तो फिज़िकल पेपर लेंगे, जो मर्ज़ी कर लें आप। हम वो जो प्रोटोकॉल है वो क्या होता है यहाँ पे, वो एक लगाते थे, क्या कहते हैं वो, टेम्परेचर चेक करने के लिए वो रख लेंगे, मास्क पहना देंगे, जो करना है कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन पेपर हम फिज़िकल लेंगे। ठीक है। अच्छा अब ये इतने कॉन्फिडेंट थे इस चीज़ के ऊपर कि हमें कोई रोक नहीं सकता, कि इन्होंने इसका कोई अल्टरनेट अरेंज ही नहीं किया। यानी कॉन्फिडेंस की बात बता रहा हूँ मैं। कॉन्फिडेंस ये था कि हमें कौन रोक सकता है पेपर लेने से। तो अगर ये कॉन्फिडेंस ना होता तो कोई अल्टरनेट भी सोचते, नहीं सोचा, हम ले लेंगे पेपर। अच्छा हुआ ये कि जनाब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कहती रही कि प्लीज़ ऐसे ना करें, प्लीज़ ऐसे ना करें, नहीं पेपर तो हम लेंगे। तो फिर जब पूरी दुनिया का डंडा आया ना, पूरी दुनिया आगे खड़ी हो गई कि अब बंद करो वरना फिर हम आ रहे हैं, फिर गवर्नमेंट आपके कहा कि बंद करो, तो वो क्या हुआ, पेपर को कैंसिल करना पड़ा। फिर करना पड़ा ना, उसमें फिर ये था कि इनके पास कोई अदर अरेंजमेंट नहीं था, वरना शिफ्ट हो जाते हैं। मैं इनको बता रहा हूँ, इनके कॉन्फिडेंस की बात बता रहा हूँ, कितना कॉन्फिडेंस था इनको अपने ऊपर कि हमें कोई पेपर देने से रोक नहीं सकता। वो तो पूरी दुनिया का प्रेशर आया तो फिर जाके किसी तरह से इन्होंने माना, और हमारी आपकी कहाँ सुनते हैं ये लोग। तो मकसद कहने का है, बताने का ये बेटा कि कोई छुट्टी नहीं है। दूसरा ये बेटा कि अपने टाइम को ना मैनेज करना सीखें, टाइम मैनेजमेंट पे काम करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको फिजिकल क्लासेस के लिए आ रहे हैं, इसी तरह आते रहना, दरम्यान में गुम ना हो जाना। तो ये ऑनलाइन बैठ के पढ़ लें, घर से जैसे कुछ शहजादे बैठे होते हैं ना, घर से बैठ के फिर लाइनें लगा रहे होते हैं उस पर, तो ऐसा काम होता है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी समझ में आई बेटा, अर्थमेटिक मीन की फर्स्ट प्रॉपर्टी।
अब हम चल रहे हैं अरिथमेटिक मीन की सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। The sum of squared deviations of observations from their mean is minimum. Sum of squared deviations of observations from their mean is minimum. इसका क्या मतलब है? इसको अगर हम सिंबॉलिकली लिखें तो सम ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर इक्वल्स टू मिनिमम। इसको भी चेक कर लेते हैं। हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं, टू हो गया 4, 6, 8 और 10। सबसे पहला काम क्या करेंगे बेटा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालेंगे। क्या आएगा? 30। मीन की वैल्यू क्या आएगी? 30 डिवाइडेड बाय n, 6 आ गई। मीन की वैल्यू आ गई 6। अब हम एक काम ये करेंगे कि बेटा x में से 6 को माइनस भी करेंगे और जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर भी करेंगे। तो 2 माइनस 6 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 माइनस 6 2 का स्क्वायर, 6 माइनस 6 0, ये 4 और ये 16। यहाँ पे बेटा सम ऑफ x माइनस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 40। क्या आ गया? अब ये प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि अगर आप मीन के अलावा कोई नंबर यूज़ करेंगे तो उसकी स्क्वायर डेविएशंस का सम 40 से ज़्यादा आएगा। मीन के अलावा आप कोई भी नंबर यूज़ कर लें, उसकी स्क्वायर डेविएशंस का सम 40 से ज़्यादा आएगा। ये सबसे कम है। अब इसको चेक कर लेते हैं। तो x माइनस 2 कर लें और x माइनस 8 कर लेते हैं। एक आगे और एक पीछे। आप इसके अलावा भी कोई वैल्यू लेके चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। तो 2 माइनस 2 बेटा 0, 4 माइनस 2 स्क्वायर 4, 6 माइनस 2 4 का स्क्वायर 16, 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर 36, 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर 64। सम ऑफ x माइनस 2 स्क्वायर 100 और 120। ओके, 8 से चेक कर लें। 2 माइनस 8 6 का स्क्वायर, 4 माइनस 8 4 का स्क्वायर, 6 माइनस 8 2 का स्क्वायर, 8 माइनस 8 0 और ये 2 का स्क्वायर 4। तो सम ऑफ x माइनस 8 स्क्वायर इक्वल्स टू 20, 40, 60। जी बेटा कोई भी वैल्यू, मीन से हट के कोई भी वैल्यू ले लें, उसकी स्क्वायर डेविएशंस का सम 40 से ज़्यादा आने वाला है इस केस में। तो अब अगर इसका क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो फॉर अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस सम ऑफ x माइनस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ x माइनस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ x माइनस 8 स्क्वायर इक्वल्स टू, क्या पूछेगा आपसे? x बार पूछ रहा है आपसे। x बार गिवन क्या है? डेविएशंस। तो फिर आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए? प्रॉपर्टीज़ की तरफ।
पहली प्रॉपर्टी के केस में सम ऑफ डेविएशंस 0 होता है और यहाँ पे स्क्वायर डेविएशंस का सम नज़र आ रहा है, तो फिर ये सबसे कम वाला ढूंढेंगे। सबसे कम कहाँ नज़र आ रहा है? यहाँ पर। तो इसका मतलब है यहाँ जो कुछ लिखा हुआ है वो क्या है? एक तो ये आपने टोटल कर लिया ना, आपसे कहता है कि ये आपको मीन पूछ रहा है आपसे, और ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपको पूरा डाटा गिवन, तो फिर आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए? प्रॉपर्टीज़ की तरफ। अभी तक आपने सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। पहली प्रॉपर्टी में डेविएशंस का सम 0 होता है, तो यहाँ 0 तो हमें कहीं नज़र आ नहीं रहा। यहाँ पे हमें नज़र आ रही है स्क्वायर डेविएशंस। तो जब स्क्वायर डेविएशंस हो तो फिर सम सबसे कम होता है मीन के केस में। तो सबसे कम हमें कहाँ नज़र आ रहा है? 40। तो 40 का मतलब है, तो इसका यहाँ पे जो कुछ लिखा हुआ है वो मीन। तो एक्स बार की वैल्यू क्या होगी बेटा? डेविएशन फ्रॉम मीन। ठीक हो गया बेटा? ये दोनों प्रॉपर्टीज क्लियर है आपको? ओके, चलें एक प्रॉपर्टी और पढ़ते हैं, फिर ऑफ कर लेते हैं। बेटा माइनस करने के बाद जो कुछ मिल रहा है उसका सम कर रहे हैं ना। डेविएशन का मतलब होता है बेटा डेविएट करना, किसी चीज़ से दूर हटना। तो जब हम x में से 6 को माइनस कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि ये वैल्यू जो है वो 6 से कितनी दूर है, x जो है वो 6 से कितना दूर है, ये है डेविएशन। ओके बेटा, थर्ड प्रॉपर्टी को समझने से पहले हमें समझना है चेंज ऑफ ओरिजिन और दूसरी चीज़ है बेटा चेंज ऑफ स्केल। एक चीज़ है चेंज ऑफ ओरिजिन और दूसरा है चेंज ऑफ स्केल। इफ अ कांस्टेंट is added or subtracted from every observation of the data। अगर डेटा की हर ऑब्जर्वेशन में से हम किसी कांस्टेंट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते जाएं या ऐड करते जाएं तो इसको हम कहते हैं ये चेंज ऑफ ओरिजिन हो रहा है। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास x की वैल्यूज़ हैं 2, 4, 6, 8 और 10। लेट से हमारे पास y एक नया वेरिएबल हमें मिल रहा है x + 3 से, x + 3। तो अब क्या हो रहा है कि x की हर ऑब्जर्वेशन में 3 ऐड हो रहा है, x की हर ऑब्जर्वेशन में। तो अब हम कहेंगे ये y हमें मिल रहा है चेंज ऑफ ओरिजिन से। क्या होगा? 2 + 3 5, 4 + 3 7, 6 + 3 9, 8 + 3 11 और ये 13। तो अब अगर कोई आपसे कहे ये y आपको कैसे मिला तो आप कहेंगे चेंज ऑफ ओरिजिन से। दूसरा y आपको मिल रहा है x - 1 से। अब क्या हो रहा है? x की हर ऑब्जर्वेशन में 1 माइनस हो रहा है। हम इसको लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9। तो ये y आपको कैसे मिल रहा है? चेंज ऑफ ओरिजिन से। चेंज ऑफ ओरिजिन क्यों है? क्योंकि हर ऑब्जर्वेशन में से 1 माइनस हो रहा है। चेंज ऑफ ओरिजिन क्यों है? क्योंकि हर ऑब्जर्वेशन में 3 ऐड हो रहा है। तो ये दोनों केसेस किसके हैं? चेंज ऑफ ओरिजिन के। चेंज ऑफ ओरिजिन समझ में आ गया? कोई भी वैल्यू दे देगा, ये तो मैंने एग्जांपल लिखी है बेटा, कोई भी वैल्यू। बस शर्त ये है कि जो वैल्यू ऐड हो रही है वो सब में सेम वैल्यू ऐड हो या सब में सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो। अच्छा, उसके बाद है बेटा चेंज ऑफ स्केल।
if every observation of the data is multiplied or divided by a constant. अगर डेटा की हर ऑब्जर्वेशन, सॉरी बेटा, किसका? कांस्टेंट. If every observation of the data is multiplied or divided by a constant. Let's say हमारे पास x है बेटा, टू, 4, 6, 8 और 10. y हमें मिल रहा है बेटा 2x से. y हमें कैसे मिल रहा है? 2x. तो क्या होगा बेटा? ये 4, 8, 12, 16, 20. अब अगर कोई आपसे पूछे ये y आपको कैसे मिल रहा है, तो आप कहेंगे चेंज ऑफ स्केल से, क्योंकि हर ऑब्जर्वेशन 2 से मल्टीप्लाई हो रही है. अब यहाँ पर देखें बेटा, 2x प्लस 3, 2x प्लस, तो अब आप कहेंगे चेंज ऑफ स्केल भी हो रहा है और ओरिजिन भी हो रहा है. तो अब आपको y कैसे मिल रहा है? चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल से. तो 2 टाइम्स 2 4 प्लस 3, 2 टाइम्स 4 8 प्लस 3, 2 टाइम्स 6 12 प्लस 3, 16 प्लस 3 और 20 प्लस 3. अब y आपको कैसे मिल रहा है? चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल से. बेटा कोई भी नया वेरिएबल है उसको कोई ना कोई नाम तो देंगे ना. जब हम x में 3 प्लस कर रहे हैं तो हमने उसको लेट सपोज y कह दिया, आप z कह दें, कोई भी वेरिएबल का नाम दे दें उसको. अब वो बता दें. अभी तो हमने सिर्फ चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल को समझा है, प्रॉपर्टी तो पढ़ेंगे. अभी तो हमने सिर्फ ये समझा चेंज ऑफ ओरिजिन होता क्या है, चेंज ऑफ स्केल क्या होता है. तो प्रॉपर्टी इसके बाद है. चेंज ऑफ स्केल ये है बेटा कि हर डाटा की हर ऑब्जर्वेशन किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाए या डिवाइड हो जाए. जैसे हमने x को 2 से मल्टीप्लाई किया. प्रॉपर्टी ये है बेटा कि अरिथमेटिक मीन इज affected by change of origin and scale. अरिथमेटिक मीन चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल दोनों से अफेक्ट होता है. किस तरह से अफेक्ट होता है? इस तरह से होता है. देखो बेटा, पहला केस था हमारे पास y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, यही था, ये देखें. दूसरा केस था हमारे पास y इक्वल्स टू एक्स माइनस 1. तीसरा केस था हमारे पास y इक्वल्स टू 2x. और चौथा केस था हमारे पास y इक्वल्स टू 2x प्लस 3. ऐसे ही था जी. तो ये रिलेशन हमें मिल रहा है x और y का. तो अब अगर हमारे सामने ये रिलेशन हो और कोई आपसे ये कहे कि बेटा x का मीन है 6, तो y का मीन बताओ, तो हम क्या करेंगे? ये जो हमने रिलेशन लिखा हुआ है, इस रिलेशन में x की जगह हम लिख देंगे x बार और हमें मिल जाएगा y बार. यानी x बार में चेंज ऑफ ओरिजिन वाली वैल्यू को ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपको न्यू वैल्यूज़ का मीन मिल जाएगा. आपको पूरी कैलकुलेशन दोबारा से करने की ज़रूरत, ठीक है. इसी तरह यहाँ पर x की जगह x बार, y की जगह y बार. मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ x की जगह x बार, y की जगह y बार, x की जगह x बार, y की जगह y बार. यानी अगर आपको ये रिलेशन गिवन हो और इस रिलेशन के बाद आपको x या y में से किसी एक वेरिएबल का मीन गिवन हो, तो दूसरा मीन आप निकाल सकते हैं.
x की जगह x वैल्यूज़ का मीन पुट कर दें, आपको y वैल्यूज़ का मीन मिल जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमने इसका निकाला था ना 6, x बार 6 निकाला था, सेम डाटा है, यहाँ पुट करके देख लें। यहाँ से मुझे y बार की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, 6 + 3 = 9। यहाँ से मुझे मिलनी चाहिए y बार की वैल्यू 6 - 1 5। यहाँ मुझे मिलनी चाहिए y बार की वैल्यू 12, यानी 6 × 2 सॉरी एक मिनट, सॉरी इसको यूँ लिखें, 2 × 6 = 12। और यहाँ से मुझे y बार की वैल्यू मिलनी चाहिए 2 × 6 + 3 15। कैलकुलेटर उठाओ सब लोग, जल्दी से कैलकुलेटर उठाओ। ये जो मेरे पास y वाला कॉलम है जो मुझे x + 3 से मिला, इन वैल्यूज़ को ऐड करो और 5 से डिवाइड करो, जल्दी ज़रा। यही लिखा हुआ है। अच्छा, अब ये दूसरी वैल्यूज़ को ऐड करो। मैं वही कह रहा हूँ ना, तो यही बताने की कोशिश की है, सर समझा दिया। अब देखें नेक्स्ट वैल्यूज़ हैं, इन सब वैल्यूज़ को ऐड करो, 5 से डिवाइड करो, देखो आपके पास 5 आता है। इन वैल्यूज़ को ऐड करो, 5 से डिवाइड करो, आपके पास 12 आ जाएगा। इसको चेक करो तो आपके पास 15 आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये अफेक्ट होता है अर्थमेटिक में। बेटा एग्जाम्पल में नहीं दे, यहाँ लिख लेते हैं ना, इसमें क्या इतना परेशान होने की क्या बात है। ये लो x ÷ 2, अभी हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, y बार = x बार डिवाइडेड बाय 2। 6 ÷ 2 3, चेक कर लो। ठीक है बेटा, काफ़ी है आज के लिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। बेटा ये इफ़ेक्ट इस तरह से हुआ कि देखो आपने ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन में आप देखें ना, जब x की हर वैल्यू में हम 3 ऐड कर रहे हैं तो नई वैल्यूज़ का मीन भी 3 ऐड करने से मिल रहा है ना, तो इस तरह से इफेक्ट हो रहा है। 1 माइनस कर रहे हैं तो न्यू वैल्यूज़ का मीन हमें कैसे मिल रहा है, 1 माइनस करने से मिल रहा है। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़। क्या अभी बताता हूँ बेटा।